ओके, सो वी आर इन दिस चैप्टर करंट। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिव टू इन द टेम्परेचर वाला फॉर्मूला कर दिया था एंड रेजिस्टेंस वाला, एंड वी डिराइव्ड दिस रिजल्ट आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, and or we say that R naught is the resistance at temperature 0 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसको ध्यान में रख के ही सवाल को सॉल्व करना है, अदरवाइज यू गेट अ अप्रोक्सीमेट आंसर। ओके, सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड और नया टॉपिक, नया क्वेश्चन करते हैं आज एक। एंड दिस क्वेश्चन इज अगेन सेम एज द क्वेश्चन इन 11th क्लास, जहाँ पे यू टू फाइंड आउट द लेंथ वाला सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? At any temperature T degree Celsius, two resistance R1 and R2 have temperature coefficients alpha 1, alpha 2 respectively. Find the equivalent temperature coefficient of the resultant if they are connected in series, and assume alpha 1, alpha 2 remains constant with the temperature. Okay, so क्या बोल रहा है? At any temperature T degree Celsius, two resistance R1 and R2 have temperature coefficients alpha 1 and alpha 2 respectively. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस R1 R2 है ना, वो T डिग्री सेल्सियस पे, एट एनी टेम्परेचर T1, सॉरी, एट एनी टेम्परेचर T1, फाइंड द इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रिजल्टेंट इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो T1 डिग्री सेल्सियस पे, T1 डिग्री सेल्सियस पे दो रेजिस्टेंस है, उनका रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है, और उनके जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स दे रखे हैं वो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 दे रखे हैं अपने को। फाइंड द इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर द रिजल्टेंट। तो अगर अपन इनको सीरीज में ऐड कर दें R1 एंड R2 को, जिनके टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स अल्फा 1 अल्फा 2 है, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस R और अल्फा। तो ये अपने को इस, जैसे R इज द अफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंस इन सीरीज, अल्फा विल बी द अफेक्टिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द अफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका अल्फा निकालना है अपने को। सो इफ ये हो गया R1 R2 इन सीरीज, तो अफेक्टिव R हो गया। T2 डिग्री सेल्सियस पे मान लो कि इन दोनों के टेम्परेचर हो जाते हैं, रेजिस्टेंस हो जाते हैं R1 डैश एंड R2 डैश। तो सीरीज में ये हो गए R1 डैश एंड R2 डैश। तो अपन मान लेते हैं कि उसका जो अफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? R डैश हो जाएगा। सो फर्स्ट वाले से अपने के पास क्या आता है? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और दूसरे वाले से अपने पास क्या आता है? R डैश इज इक्वल टू R1 डैश प्लस R2 डैश। अपने को मालूम है R1 डैश इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 को डेल्टा T लिख लेता हूं, एंड R2 डैश इज इक्वल टू R2 1 प्लस, ये अल्फा 1 है, 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा T लिख लेते हैं। तो R डैश क्या हो जाएगा? R डैश हो जाएगा R1 डैश की जगह R1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा T प्लस R2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा T। ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। ठीक है, अब अगर अपन बोलते हैं कि इसका अफेक्टिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा है, तो अपने पास क्या आ जाएगा? R डैश इज इक्वल टू R 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T। यही रिलेशनशिप अपने पास, तो राइट। तो अगर अपन इस R डैश को, R क्या है अपना? अपना R क्या है? एल R1 प्लस R2 है। R क्या है अपना? R1 प्लस R2 है। तो इसी फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं अपन।
तो इसको अपन क्या करते हैं, R1 प्लस R2 को कॉमन ले लेते हैं। सो 1 प्लस R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू डेल्टा टी। तो ये क्या है, ये अपने पास, इसको मैं लिख सकता हूँ R1 प्लस R2 क्या है मेरा, R है। सो R डैश क्या हो गया, R डैश क्या हो गया, R मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस इस पूरे को अगर इस इक्वेशन से इक्वेट करूं तो ये क्या दिख रहा है, अल्फा दिख रहा है, अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो मेरे पास ये R डैश जो R1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के फॉर्म का रिजल्ट आ गया। व्हाट कैन आई से, अल्फा ऑफ द कॉम्बिनेशन, अल्फा ऑफ द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज वाला है। अल्फा ऑफ द कॉम्बिनेशन इज R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 अपॉन R1 प्लस R। क्लियर है। यस। यस सर। तो अगर तुम इसको 11th क्लास के रिजल्ट से कंपेयर करोगे तो 11th क्लास में मैं इस सवाल को क्या बोलता कि मान लो कि लेंथ L1 और L2 है, दोनों की दो रोड दे रखी है जिसकी लेंथ L1 L2 है, जिनका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन जो है वो अल्फा 1 अल्फा 2 है। तो जब उनको हीट करते हैं तो उनकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। अगर ये रोड को अपन ने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है और फिर हीट करते हैं तो उसका अफेक्टिव थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन क्या होगा। तो सिंपली R1 R2 की जगह L1 L2 पुट कर दो और एग्जैक्टली यही रिजल्ट लगेगा थर्मल एक्सपांशन के लिए भी। ओके, सो व्हेन वी डू द थर्मल एक्सपांशन, आप इस रिवीजन करेंगे या जो भी करेंगे, या इफ यू ओपन योर बुक 11th क्लास बुक, तो एनसीईआरटी बुक में सॉल्व क्वेश्चन नहीं है अल्फा 1 अल्फा 2 के लिए, थर्मल एक्सपांशन के लिए भी सेम थिंग। उतार लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसी क्वेश्चन को अगर अपन पैरेलल में कर देते तो क्या होता, अगर इसी क्वेश्चन को अपन पैरेलल में कर देते तो क्या होता। सो T1 डिग्री सेल्सियस पे वही R1 R2 दे रखा है अपने को, कोएफिशिएंट एक्सपेंशन अल्फा 1 अल्फा 2 दे रखा है। T2 डिग्री सेल्सियस पे यही R1 डैश R2 डैश हो रहा है। तो अपने को इसका अफेक्टिव अल्फा निकालना है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज R1 एंड दिस इज R2, इसका अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है। तो अपन पैरेलल का मान लेते हैं। ओके, तो इसका अफेक्टिव क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और इसका अल्फा मान लेते हैं। वेर R इज व्हाट, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो टेम्परेचर T डैश पे क्या हो जाएगा, ये T1 पे है, और T2 पे क्या हो जाएगा, दिस इज R1 डैश, दिस इज R2 डैश, एंड दिस विल बिकम R डैश अल्फा। So 1/R dash is equal to 1/R1 प्लस 1/R2। अपने को तो मालूम है, अपने को क्या करना है, R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी के फॉर्म में रिलेशनशिप लेके आना है। ओके,
दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। तो अपने को क्या दे रखा है, r इज इक्वल टू r1 r2 अपॉन r1 + r2, एंड r डैश इज व्हाट, r डैश इज, दिस इज r1 डैश एंड r2 डैश, है ना। r डैश इज व्हाट, r1 डैश r2 डैश अपॉन r1 डैश प्लस r2 डैश, एंड रिलेशनशिप क्या है, r dash is equal to r1 plus alpha delta t. Okay, so this is r1 1 plus alpha 1 delta t, r2 1 plus alpha 2 delta t divided by r1 1 plus alpha 1 delta t plus r2 1 plus alpha 2 delta t। थोड़ा सा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है, हमारे को कन्वर्ट किस फॉर्म में करना, r dash is equal to r1 plus alpha delta t। Remember, alpha 1 and alpha 2 are very small. ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁶ के होते हैं, है ना। मैंने लास्ट टाइम ही बताया था। तो जब अल्फा 1 अल्फा 2 बहुत छोटे होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन अपन उसको इग्नोर कर सकते हैं, हमें खाली फर्स्ट ऑर्डर तक जाना होता है छोटे वेरिएबल के लिए। तो अपने पास क्या आ जाएगा, r डैश इज इक्वल टू, अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो ऊपर वाले को, सो r1 r2 तो मैंने ले लिया, और ओपन करूंगा इसको, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। बस ये जो मल्टीप्लाई है अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी का स्क्वायर, इसको हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि अल्फा 1 और अल्फा 2 बहुत छोटे हैं। तो अल्फा 1 मल्टीप्लाई बाय अल्फा 2 जो है बहुत छोटा हो जाएगा, तो इस टर्म को मैंने इसमें इग्नोर कर दिया। उसी तरह नीचे खोलता हूं मैं, नीचे क्या आ जाएगा, r1 प्लस r2 प्लस r1 अल्फा 1 प्लस r2 अल्फा 2 डेल्टा टी। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा रिजल्ट, सो जस्ट गो केयरफुली कि हमारे को कैसे सॉल्व करना है। मैंने छोटा कर दिया इसको, मेरे को किस फॉर्म में चाहिए, r डैश इज इक्वल टू r1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहाँ पे r क्या है, r1 r2 अपन r1 प्लस r2 के फॉर्म में। तो सबसे पहले तो इस फॉर्म में लाना है, तो इसको क्या करते हैं, ये r1 r2 तो अपने पास था ही था, ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला ऊपर वाला 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ये अपनी जगह है ही है। नीचे क्या करते हैं, r1 प्लस r2 को कॉमन निकाल लो, तो अपने पास क्या आ गया, 1 प्लस r1 अल्फा 1 प्लस r2 अल्फा 2 अपॉन r1 प्लस r2 इंटू डेल्टा टी। तो ये तो r के फॉर्म में आ गया। ओके, अभी जो है ना ये वाली टर्म, नीचे वाली टर्म, ये अपने को परेशान कर रही है, अपने को ये नहीं चाहिए, लेकिन अपन इसको खा भी नहीं सकते है ना, क्योंकि इसका जो फर्स्ट छोटा टर्म है उसको अपने को लेना पड़ेगा। तो अपन इसको क्या करेंगे, इस पूरे को ऊपर ले जाएंगे, इस पूरे को ऊपर ले जाते हैं अपन, ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे -1 लगा दूंगा मैं। तो अभी खाली इसको देखो, बाइनोमियल एक्सपांशन है, बाइनोमियल एक्सपांशन एक बार वापस से देख लो, 1 प्लस एक्स पावर एन, यहाँ पे एन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो इसका एक्सपांशन क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलता है। ओके, अगर ये बाइनोमियल एक्सपांशन याद नहीं है तो इसको याद कर दो। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, एन इज नॉट द एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर होगा, फ्रैक्शन होगा, कुछ भी होगा चलेगा, पॉजिटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए।
पॉजिटिव इंटीजर का क्या होता है कि वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है और एक टर्म के बाद बाकी सारी टर्म्स जीरो हो जाती है। हालांकि इससे भी वो आंसर आ जाता है, बट हम इसको ऐसे सिंपल याद रखते हैं और पॉजिटिव इंटीजर के लिए अलग से फॉर्मूला याद कर लेते हैं। ओके। सो हम क्या करते हैं, वी व्हेन वी से एक्स इज वेरी स्मॉल, जब एक्स वेरी स्मॉल होता है तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये सारी टर्म बहुत छोटी हो जाती है। तो हम हायर ऑर्डर की सारी टर्म्स को इग्नोर कर देते हैं, खाली एक ही छोटी टर्म को रखते हैं। हमारे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही छोटी टर्म रहेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको, इस एक्सप्रेशन को, कौन सा एक्सप्रेशन है ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये -1, इसका जब एक्सपांशन करूंगा तो खाली 1 + nx करूंगा। n क्या है मेरा, -1। सो 1 माइनस r1 α1 प्लस r2 α2 अपॉन r1 प्लस r2 इंटू डेल्टा टी। बस। तो अपन ने क्या लिखा है, तुम भी याद रख लो, ये जो है ना 1 + x⁻⁻1, इसको हमेशा n³ -1 है ना, तो ये 1 - x, या तो 1 - x, या जहाँ पे वापस n³ -1 पुट करो तो -1 इंटू -2/2। तो ये खाली यहाँ पे x² तक ले जाके छोड़ सकते हो उसको, कभी कभी चाहो तो, बस एक वहां पे ले जाके, तो दो ही टर्म आ जाएगी अपने पास, ठीक है। तो ये तो कभी आता नहीं है, हमेशा 1 + nx पे जाके अपना रुक जाता है। तो 99.99% केसेस में अपना 1 - nx पे ही 1 + x⁻1 को रोक दोगे तुम। ठीक है, आ गया 1 - r1 α1 प्लस r2 α2 अपन r1 प्लस r2 इंटू डेल्टा टी। और अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये किसके साथ मल्टीप्लाइड है, इसके साथ मल्टीप्लाइड है। तो ये वाला टर्म भी मैं वापस ले लूं वहां पे, तो ये टर्म क्या आ रहा है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है मेरे इसको, 1 + α1 प्लस α2 इंटू डेल्टा टी। तो 1 से 1 मल्टीप्लाई हो गया, प्लस α1 प्लस α2 इंटू डेल्टा टी, -r1 α1 प्लस r2 α2 अपॉन r1 प्लस r2 इंटू डेल्टा टी। और जो फोर्थ टर्म होगी, जो डेल्टा टी स्क्वायर है, उसमें α1 प्लस α2 इंटू r1 α1 प्लस r2 α2 आएगा। तो ये सारे इसमें क्या आ जाएंगे, α1 स्क्वायर, α1 α2 ये वाली सारी टर्म आ जाएगी। क्योंकि α1 इटसेल्फ बहुत छोटा है, α2 इटसेल्फ बहुत छोटा है, तो α1 स्क्वायर, α2 स्क्वायर, α1 α2 वो सारी हायर ऑर्डर की टर्म्स को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस α1 प्लस α2 माइनस r1 α1 प्लस r2 α2 अपॉन r1 प्लस r2 इंटू डेल्टा टी। ये हो जाएगा 1 प्लस r1 α2 प्लस r2 α1 अपॉन r1 प्लस r2 डेल्टा टी। ओके। तो इस पूरे को मैंने कुछ गलती नहीं की है ना, जस्ट चेक इट, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की हो। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो ये एक्सप्रेशन आ गया अपने पास। सो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, 1 प्लस r1 α2 प्लस r2 α1 अपॉन r1 प्लस r2 इंटू डेल्टा टी।
तो दिस इज R1 अल्फा 2 प्लस R2 अल्फा 1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू डेल्टा टी। पता नहीं, मेरे को इस एक्सप्रेशन में कुछ गड़बड़ लग रही है। ओके एनीवे, अभी तो उतार दो। मैं एक बार इसको चेक कर लूंगा, अगर मैंने कुछ मिस्टेक की होगी तो कल की क्लास में करेक्ट करवा दूंगा। सो दिस इज माई अल्फा। तुम लोगों को कुछ मिस्टेक पकड़ में आ रही है क्या? यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक की है क्या? वैसे तो मेरे को तो अपेरेंटली तो कुछ गलती पकड़ में नहीं आ रही है, बट मेरे को लग रहा है कि ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाइड आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बाद में उतार लेना। ओके, चले आगे। Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर। सो लेट्स से कोई कंडक्टर है जिसके एंड्स के अक्रॉस अपन ने बैटरी लगाई है। अगर मैं ऐसा लगाता हूँ, इसका मतलब यही है कि ये रेजिस्टेंस है जिसके आर के अक्रॉस अपन ने बैटरी लगाई है पोटेंशियल डिफरेंस वी का। ओके, इसके अक्रॉस अगर अपन पोटेंशियल डिफरेंस वी लगाया है, और अगर करंट आई फ्लो हो रहा है इस वायर में, देन अगर डेल्टा टी टाइम ले ले, तो डेल्टा टी टाइम में चार्ज कितना फ्लो होगा? क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी। सो दैट मीन्स अगर किसी चार्ज को, क्यू को, पोटेंशियल डिफरेंस वी से, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर ए हायर पोटेंशियल पे, बी लोअर पोटेंशियल पे, सो वी ए माइनस वी बी पे चार्ज क्यू मूव होता है, द वर्क डन इज क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी, राइट? विच इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, विच इज टू वी की जगह आई इंटू वी इंटू डेल्टा टी। सो दिस इज द वर्क डन। ये वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आना चाहिए था। ये वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आना चाहिए था, बट व्हाट वी सी इज, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं बैटरी के रेजिस्टेंस के अक्रॉस, द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग विद द वेलोसिटी वीडी। इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेट नहीं हो रहे, दे ओनली ड्रिफ्ट, और दैट वी ड्रिफ्ट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the minus या 1 मिलीमीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की वेलोसिटी होती है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट गेनिंग काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज हैपनिंग इज इलेक्ट्रॉन्स बार बार कोलाइड हो रहे हैं और वो अपनी गेन करने हो ही नहीं रहा, वो एक्चुअली सिर्फ ड्रिफ्ट हो रहे हैं वेलोसिटी वी डी से। सो देयर इज नो गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देन वेयर इज द एनर्जी गोइंग? अगर अपन ने बैटरी लगा दी, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वी है, और टोटल चार्ज क्यू अगर इतना मूव हुआ है इस एंड से इस एंड पे, तो टोटल वर्क डन बाय द बैटरी इतना हो जाएगा। दिस इज द टोटल वर्क डन बाय द बैटरी। वेयर इज दैट वर्क डन गॉन? दैट वर्क हैज गॉन in the form of the energy dissipated on the resistance। एनर्जी डिसिपेटेड ऑन द रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? या तो पंखा चल गया, या कूलर चल गया है, या फ्रिज चल गया, या तुम्हारा हीटर चल रहा है, और वट एवर हीट एनर्जी डिसिपेटेड ऑन द रेजिस्टेंस, वट एवर, दैट इज द हीट एनर्जी डिसिपेटेड ऑन द रेजिस्टेंस, अपन ये बोल देते हैं। सो पावर क्या हो जाएगा? पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। रिमेंबर, पावर की एक्चुअल डेफिनेशन जो है ना, वो ये है, एफ
dot V. This is the actual power which the battery has done. And this is the work done per unit time over the battery. Now, जितना बैटरी वर्क कर रहा है उतना को उतना एनर्जी हमारे को यहाँ पे मिल गया है. So these two terms will be equal now. These two terms will be equal. Sometimes what happen is whatever is power delivered by the source, पूरा का पूरा पावर तुम्हारे को इधर नहीं मिलता है. Some power is lost somewhere else. Then you have to use this actual formula of power is equal to F dot V. ये ध्यान रख लेना, कंफ्यूजन मत करो इसको. वर्क इन पावर के चैप्टर में ये सवाल वापस से करता हूँ. सो एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ पावर इज F dot V, नॉट वर्क डन पर यूनिट टाइम. यहाँ पे मैंने इसको इस डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा. सो पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, so that will be equal to I into V. So this is the power which the battery has delivered and which goes in the form of the heat energy dissipated or across the resistance. इसको अपन क्या बोल सकते हैं? Heat dissipated in the resistance. अगर रेजिस्टेंस लगा रखा है तो, या तुम ये भी लिख लो कि जो भी अप्लायंस तुमने लगा रखा है उस अप्लायंस को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जैसे फ्रिज चला रहे हो, पंखा चला रहे हो, कूलर चला रहे हो, लाइट चला रहे हो, उसको जलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए चलाने के लिए, उसको चलाने में वो सारी एनर्जी चली गई है. इज दिस क्लियर? Yes. यस सर. तो यहाँ पे तो पावर सिंपली वी आई है, दैट्स ऑल. And if the resistance is R, then we know that V is equal to IR. So it can also be written as I square R, or it can also be written as V square upon R. Now this is the power which was given by the battery. And we are saying this is the power which is dissipated over the resistance I square R or V square upon R. और यहाँ पे और कुछ है ही नहीं, बैटरी और रेजिस्टेंस ही है, बीच में कुछ ट्रांसमिशन या ऐसा कुछ ले नहीं रहे. तो अपना टोटल पावर जो बैटरी का वो पूरा का पूरा पावर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ गया. अगर 2-3 रेजिस्टेंस होते तो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग पावर जाता और टोटल पावर जो है वो जो बैटरी ने प्रोवाइड किया उसके बराबर हो जाता. ओके. सो फॉर एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है और ये V है और करंट अगर I है, तो बैटरी ने टोटल पावर कितना दिया? VI. तो इसके अक्रॉस कितना पावर गया? I स्क्वायर R1. इसके अक्रॉस कितना पावर गया? I स्क्वायर R2. अब मैं I का फॉर्मूला क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि I दोनों में सेम है, R1 R2 दोनों का अलग है. And this total power I square R1 plus I square R2 is actually equal to VI. नहीं तो अगर इसे the potential difference across this is V1, potential across this is V2, तो इसमें क्या पावर होगा? V1 स्क्वायर अपॉन R1 और इसमें क्या होगा? V2 स्क्वायर अपॉन R2 which is equal to VI. ऐसा भी कर सकते हो तुम लोग, राइट? एनी कंफ्यूजन? नो सर. ठीक है, चलो. ओके. ओके, सो पावर ट्रांसमिशन इज बाद में कल की क्लास में करेंगे. पावर ट्रांसमिशन नथिंग, जहाँ पे जैसे अपना जो जहाँ पे पावर जनरेट होता है, मेन थर्मल स्टेशन या न्यूक्लियर पावर स्टेशन, वहां से जब पावर अपने घर तक आता है, what happens is it travels a long distance and then reaches a station, substation, then finally to our house. Okay, so जो लंबे लंबे वायर्स होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस होता है, so there is a power loss during transmission. So what happens is they transfer power at a very high potential, ताकि जो तुम्हारा रेजिस्टेंस में जो पावर लॉस है I स्क्वायर R, उसको मिनिमाइज करना है. सो मिनिमाइज द करंट I, यू मिनिमाइज द करंट I, तो पावर लॉस कम होता है. सो दैट इज द रीजन द पावर इज ट्रांसमिटेड वेरी हाई वोल्टेज लाइक 3 kV लाइन, फिर हमारे सब स्टेशन तक आता है, वहां पे उसको ड्रॉप करते करते घर पे 220 वोल्ट की सप्लाई आती है. ओके, इससे ज्यादा बुक में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इस पैराग्राफ को बस उतना ही ध्यान रखो. टू अवॉइड पावर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, पावर इज ट्रांसमिटेड वेरी हाई वोल्टेज, देन स्टेप डाउन करके हमारे घर तक 220 वोल्ट का आ जाता है, बस. दैट्स ऑल. ओके, सो लेट्स स्टॉप द क्लास हियर ओनली.